हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार, जो कि बीएससी वालों के लिए, जो जिसके पास भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक है उनके सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्लास नंबर 2 में हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार। जैसे कि पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये अवशोषण स्पेक्ट्रम, और दूसरा प्रकार होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, वो क्या क्या होते हैं। आज नेक्स्ट क्लास में हम आज बात कर रहे हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार। तो प्रॉपर नोट्स के साथ आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए और समझिए कि ये क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे हमें पढ़ना है प्रॉपर नोट्स, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स आपको प्रॉपर लिखना है या वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो लिखना है वो प्रॉपर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम के जो प्रकार हैं, अब मान लीजिए कि आपके पास एक अणु है, अणु के अंदर जो उसकी टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो उसके किस किस के बराबर हो सकती है, जो उसके अंदर जितने भी प्रकार की एनर्जी हैं उन सभी के बराबर होगी। मतलब उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं, उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है, प्लस उसके अंदर आपके पास रोटेशनल एनर्जी भी होती है, घूर्णन एनर्जी, प्लस उसके पास आपके क्या होगी, ट्रांजिशनल एनर्जी भी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांजिशनल एनर्जी का जो योग होता है वो होता है उसकी टोटल एनर्जी, मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अब अगर ये एनर्जीज़ हैं तो उसके अंदर लेवल्स भी होंगे। लेवल्स मतलब अगर मान लीजिए आपके पास एक अणु है, कोई भी अणु, तो उसमें लेवल्स क्या क्या होंगे। उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक लेवल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं, ठीक है। तो इसे N1 नहीं N0, N1 और N2, N3 और बहुत सारे प्रकार के उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर क्या क्या होंगे, वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल और ट्रांजिशनल लेवल। जो ट्रांजिशनल लेवल होते हैं, जो इनकी जो एनर्जी गैप होता है, इन लेवल्स का एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसे छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक लेवल। तो N क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक लेवल। आप पढ़ते जाइएगा, वो समझ में आ जाएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशनल लेवल। अब ये वाइब्रेशनल लेवल्स की कोई संख्या नहीं होती, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशनल लेवल हो गए, ठीक है। अब इसके बीच में भी ये होंगे, सभी के बीच में होंगे, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे असंख्य होते हैं, तो आप वहाँ पर कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है वो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे और लिखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, N0, N1, N2, N3, ठीक है, N4, N5, N तक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हो गए आपके रोटेशनल लेवल, और रोटेशनल नहीं वाइब्रेशनल लेवल, वाइब्रेशनल V1, V2, V3, V4, V5, V6, कितने भी हो सकते हैं ऊपर, ये V1, V2, V3, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि ये वाइब्रेशनल लेवल हैं, इनके अंदर पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, मैं जो बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर नोट्स आपके बनवा दूंगा। तो पहले आप सीख लीजिएगा कि मामला क्या है, ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो पहली बार कन्फ्यूज़न हो सकता है, उस पर घबराइए नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो वाइब्रेशनल लेवल जो होते हैं ये हो गए V1, V2। वाइब्रेशनल लेवल के अंदर होते हैं हमारे पास क्या, रोटेशनल लेवल। अब रोटेशनल लेवल भी बहुत हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे रोटेशनल लेवल हो सकते हैं। रोटेशनल लेवल को हमने J से रिप्रेजेंट करते हैं, J से। अब जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल हैं उसे हमने N से रिप्रेजेंट करा, जो वाइब्रेशनल लेवल हैं हमने उसे V से रिप्रेजेंट करा, और रोटेशनल लेवल को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब J से रिप्रेजेंट कर दिया हमने ये। अब इसके J मान लीजिए ये और ये J का
लेवल्स हैं, ये J1 है और ये J2 है। अब J1 और J2, अब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है काफ़ी कम है। अब इनके बीच में भी आपके पास एनर्जीज लेवल होते हैं और जिन एनर्जीज लेवल को कहते हैं हम ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एनर्जी लेवल इसके अंदर है तो काफ़ी एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाता है उसका। तो अगर एनर्जी गैप बहुत कम हो गया तो हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। नेग्लिजिबल मतलब जीरो। तो हम इसे यहाँ कंसिडर ना करें या करें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचाना है, मतलब ये ट्रांजिशन कराना है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट मतलब उसकी जिस एनर्जी में वो रहता है, मतलब कम से कम एनर्जी वाला कहलाता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, आद्यावस्था, ठीक है। तो उसकी यह ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँचाना है, तो आप क्या करोगे, एनर्जी दोगे। वो एनर्जी होती है आपके पास, कितनी होती है वो, 200 से 400 नैनोमीटर। किसके लिए होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। और हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक का जो एनर्जी गैप है वो है 200 से 400 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर में हम एनर्जी गैप को क्यों ले रहे हैं, जो ये एनर्जी गैप है हम इसे तरंगदैर्ध्य में ले रहे हैं। तरंगदैर्ध्य क्या होती है, तो ये आपके पास दो पीक हैं, इन पीक के बीच की दूरी जो होती है वो तरंगदैर्ध्य होती है। और जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है ये तरंगदैर्ध्य उतनी कम होती है। मान लीजिए आपके पास एक ये पीक है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो लैम्डा है और जो इसकी एनर्जी है वो भी खुद में कुछ ना कुछ एनर्जी है, मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये है, यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी गैप है वो कम है, लेकिन जो एक वेव की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक। इस टोटल कम से कम टाइम में ये ज़्यादा टाइम ले रही है ना, एक पूरा चक्कर लगाने में, ये कम टाइम ले रही है एक पूरा चक्कर लगाने में। तो कम टाइम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम हो गई। यहाँ पर एनर्जी कम हो गई और वेवलेंथ ज़्यादा हो गई। तो अगर हम देखें कि ये एक एनर्जी की फॉर्म भी हो सकती है, मतलब जो वेवलेंथ है वो हमने एनर्जी के रिलेशन में यहाँ पर दी है, ठीक है। तो इतनी एनर्जीज आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो इतना होता है, ठीक है। अगर आप ये एनर्जी उसको दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन माना जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसीलिए कहते हैं कि पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इतनी एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम लगाओगे, ठीक है। इतनी एनर्जी क्वांटाइज होती है, मतलब इतनी एनर्जी फिक्स होती है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। इससे ज़्यादा एनर्जी बढ़ाओगे जब भी ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर जाएगा नहीं, इससे कम एनर्जी लगाओगे तो यहाँ नहीं जा कर के यहाँ रह जाएगा। तो आपको एक फ़िक्स एनर्जी लगानी है पैराबैंगनी, इसे कौन सी कहेंगे, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम। आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा, ऐसे ऐसे आपको टोटल लिखना है, ठीक है। तो पहले मैं समझा दूं, अब उसके बाद आप प्रॉपर लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक का तो एनर्जी गैप पता चल गया। अब ये एनर्जी गैप बताता है कि आपके पास पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम आता है इसमें, ठीक है। तो पैराबैंगनी जो किरण होती है उसकी ये एनर्जी है, इसीलिए हम इसे पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी या पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ V1 और V2 के बीच की एनर्जी गैप देखनी है। अब V1 और V2 के बीच की एनर्जी गैप कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी गैप के जो लेवल्स हैं उनकी जो एनर्जी गैप थी उससे तो काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसे समझिए पहले। अगर मान लो कि एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉनिक का एनर्जी गैप 10 है, तो ये जो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का जो गैप होता है ना, तो 1/10 होता है। इसका मतलब ये इसका 10वां हिस्सा होता है, ये जो है ना इस टोटल का 10वां हिस्सा होता है, मतलब काफ़ी कम, एक 10वां हिस्सा, ठीक है। तो वाइब्रेशनल लेवल इलेक्ट्रॉनिक लेवल का जो एनर्जी गैप होता है उसका 10वां हिस्सा माना जाता है, मतलब काफ़ी कम।
अब आपको बताइए, आपको वाइब्रेशनल लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांजिशन कराना है, मतलब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कराना है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल के लिए आपको इससे काफ़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपने इससे काफ़ी कम एनर्जी देनी है तो ये वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो काफ़ी एनर्जी कम होगी। तो इस वाइब्रेशनल लेवल के लिए आपको यहाँ लिख देते हैं वाइब्रेशनल लेवल के लिए आपकी जो एनर्जी गैप होता है वो होता है, कितना होता है वो, आपके पास होता है 2000 से 20,000, 2000 से 20,000 नैनोमीटर आपके पास ये होता है, ठीक है। तो 2000 से 20,000 नैनोमीटर मतलब ये वेवलेंथ हो गई, ये वाली वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो एनर्जी कम हो गई, तो मतलब इसमें आपको बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इस एनर्जी को कहते हैं हम वाइब्रेशनल एनर्जी, या इसे पढ़ते हैं हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्यों? क्योंकि आईआर जो किरणें होती हैं, आईआर रेडिएशन जो होती हैं, आईआर मतलब इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें कह लो, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो यही होती है 20,000, 2000 से 20,000 नैनोमीटर तक। समझ गए? तो ये आपको करना था, ठीक है, समझ गए ना इसे। तो इसमें आपको एनर्जी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, इसीलिए इसकी वेवलेंथ कम है। और ये वेवलेंथ होती है किस में, पैराबैंगनी जो किरणें होती है इसमें। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है वो पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं, और इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। दूसरा, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं उनके बीच की जो एनर्जी है वो इससे काफ़ी कम है। अगर वो इससे काफ़ी कम है तो एनर्जी गैप कम हो गया, तो वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होगी, जो कि होती है 2000 से 20,000 नैनोमीटर तक। ये जो रेंज होती है ये होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की, मतलब अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों की अगर ये रेंज हो गई तो इस जो कंपन हो रहा है, ये वाइब्रेशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इससे जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा उसे कहते हैं हम अवरक्त स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसके अंदर होता है क्या, रोटेशनल और ट्रांजिशनल। इसके अंदर भी रोटेशनल और ट्रांजिशनल। अब मान लीजिए आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज देनी है, तो वो इससे काफ़ी कम होगी, इससे भी, तो वो इसका भी लगभग 100वां भाग होती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्या कराने के लिए, किसी मॉलिक्यूल को रोटेट कराने के लिए। उसके जो अणु हैं, जो उसके अंदर जो कंपोनेंट है, उनको रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए आपको काफ़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब वेवलेंथ आपको इससे काफ़ी बढ़ानी पड़ेगी, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ लेनी पड़ेगी जब आपके पास एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि जो एनर्जी होती है, आप देख रहे हैं कि जो पैराबैंगनी है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है इससे, और जो वाइब्रेशनल होती है अवरक्त किरणें उसकी काफ़ी कम होती है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास जो अंतरिक्ष किरणें होती हैं, अंतरिक्ष किरणें होती हैं, जो अंतरिक्ष में किरणें होती हैं उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर होती है गामा रेडिएशन, ठीक है, इनकी एनर्जी इनसे कम होती है, मतलब अंतरिक्ष से कम। और फिर अगर हम एनर्जी का ऑर्डर लगाएं तो हम ऐसे लगा सकते हैं, अंतरिक्ष किरणें, फिर गामा, फिर एक्स किरणें, ठीक है। ये रेडिएशन किरण को हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब अल्ट्रावायलेट मतलब यही पैराबैंगनी, ये पैराबैंगनी किरणें, ठीक है। तो पैराबैंगनी किरणें होगी, उससे कम एनर्जी होती है किसकी, आईआर की, मतलब ये अवरक्त किरणों की। उससे कम एनर्जी होती है माइक्रोवेव मतलब माइक्रो रेडिएशन की। और सबसे कम होती है रेडियो वेव। इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत कम। मतलब ये एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो कौन सा क्या करा पाए, इलेक्ट्रॉनिक लेवल में तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करा नहीं सकते। तो अगर ये एनर्जी दें
तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ज़्यादा से ट्रांजिशनल लेवल तक हम अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन लेवल वो काफ़ी कम नेग्लिजिबल माना गया है, तो इसे हम हटा ही सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है, आंतरिक किरणों की ज़्यादा। अगर आपको इसे याद करना है तो एक ट्रिक होती है, इसे हम लिखें तो ऐसी होती है CGX UVIMR। आपको बताऊं कि जो C है वो है कॉस्मिक रेज मतलब आंतरिक किरणें, G है गामा रेज मतलब गामा किरणें, X है एक्स रेज मतलब एक्स किरणें, और फिर है अल्ट्रावायलेट, और ये होती है विजिबल। यहाँ पर मैं विजिबल लिखना भूल गया, ये जो होती थी वो विजिबल थी। विजिबल मतलब दृश्य किरणें, जिनसे आपको ये जो पेड़ पौधे जो भी नेचर में दिख रहा है आपको इन्हीं किरणों के कारण दिख रहा है। ठीक है, ये किरणें ऐसी होती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराती हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जैसे ये कराएंगी तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ये वाली जितनी भी एनर्जी इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है ये, तो यहाँ पर वो गया। अब वो यहाँ पर थोड़ी सी देर रहेगा, थोड़े से बहुत ही कम टाइम के लिए, अब वो नीचे आ जाएगा। नीचे जैसे ही आएगा तो एनर्जी रिलीज़ कर देगा। एनर्जी वो रिलीज़ करेगा जो कि उसने बाहर से ली थी, उसे वो रिलीज़ करता है। जो ये एनर्जी रिलीज़ करता है वो हमें कलर के रूप में दिखाई देती है, जिससे हमें हर एक चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये वो होती है। उसके बाद IR जो हमने ये वाली पढ़ी, वाइब्रेशनल लेवल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से यूज करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। एनर्जी कम होगी तो लगभग वाइब्रेशनल लेवल तक हम इसका काम करा सकते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव, और फिर सबसे बाद रेडियो वेव। रेडियो वेव हम यूज़ करते हैं किस में, रेडियो वेव यूज़ करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसमें हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यही समझो कि कहाँ और कब एनर्जी कम चाहिए होगी और कहाँ ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैंने आपको प्रॉपर ये समझाया। अब आप इसकी थ्योरी लिखिए। ठीक है, थ्योरी लिखने के लिए आपको ये देखिए थ्योरी, अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार। आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले ये आपको डालना है हेडिंग। उसके बाद क्या करना है, ये लिखिए कि किसी अणु की आंतरिक ऊर्जा कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा आदि ऊर्जाओं का योग होता है। मतलब उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांजिशनल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए इसने यही बात लिखी, जो ट्रांजिशनल एनर्जी होती है, स्थानांतरण ऊर्जा, वह एक कोई क्वांटमित नहीं होती, मतलब वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू नहीं होती, बहुत ही कम वैल्यू होती है। अतः नगण्य होती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है, कम होती है, और इसे हम उपेक्षित कर सकते हैं। उपेक्षित मतलब हिंदी का वर्ड है, इसे हम छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यही लिखा गया कि हमने अगर ट्रांजिशनल एनर्जी को छोड़ दिया तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिशनल एनर्जी को छोड़ने के बाद हम ट्रांजिशनल एनर्जी को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। किसी की अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। अब देखिए अवशोषण, ये तो हो गया थोड़ी ऐसी बात जो आपको प्रॉपर लिखनी होती है हर एक एग्जाम में इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आप शुरुआत कर सकें। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में आप लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक जिस बच्चे को चाहिए कि मैं सीखूं भी और प्रॉपर नोट्स भी बनाऊं, तो वो ऐसे सीख भी सकता है और प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। और यही बातें अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हो प्रॉपर, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे मैंने समझाया कि क्या लिखना है आपको, प्रत्येक अणु के भीतर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं। आपको बताया कि N1, N2, N3 होते हैं, जिनके मध्य का अंतर 10⁵ कैलोरी पर मोल होता है। ऊर्जा स्तर, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो इतना होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना के लिए पैराबैंगनी स्तर, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए पैराबैंगनी स्तर मतलब अल्ट्रावायलेट लेवल 200 से 400 नैनोमीटर के आपके पास ऊर्जावान फोटोन की आवश्यकता होती है। फोटोन मतलब एनर्जी का जो पैकेट होता है, आपको कितनी एनर्जी देनी है वो इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करानी है, आवश्यकता पड़ती है। इसे
पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अगर आपके पास किसी भी मशीन में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो जो मशीन होगी वह होगी पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तथा इससे ही पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे ही पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके पास जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जो रिजल्ट प्राप्त होगा ग्राफिक, वो आपके पास कहलाएगा पैराबैंगनी स्पेक्ट्रम। ठीक है। दूसरा क्या होता है? अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रम। जैसे मैंने आपको बताया कि किसके अंदर होता है ये। अब अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं या वाइब्रेशन करा रहे हैं तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है। तो वाइब्रेशन कराने के लिए आपको इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती हैं उनकी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इसे ही हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए ऐसे लिखना है आपको, दो अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के बीच अनेक संबद्ध कंपन स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। तो दो जो इलेक्ट्रॉनिक स्तर होते हैं उनके बीच बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल पाए जाते हैं, कंपन स्तर हिंदी में कहते हैं। ठीक है। इनके बीच का ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर ऊर्जा का 1/10 या 10वां से 1/100, 10वें हिस्से से 100वें हिस्से तक का होता है। ठीक है। उसका जो एनर्जी गैप होता है किसका? इंफ्रारेड का या वाइब्रेशनल लेवल्स का। ठीक है। इसके स्तरों के बीच इतना ऊर्जा अंतर होता है जितना कि अवरक्त किरणों में ऊर्जा होती है। तो ये जो वाइब्रेशनल लेवल के बीच का जो एनर्जी लेवल होता है, बीच का जो अंतर होता है वो इतना होता है जितना अवरक्त किरणों में ऊर्जा होती है, मतलब IR जो रेडिएशन होती है उनकी एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है। इसीलिए इसे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब अगर आपको किसी मशीन में इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके स्तरों के बीच इतनी ऊर्जा होती है जितना कि अवरक्त किरणों में ऊर्जा होती है, इसीलिए इसे अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तथा इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसे कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंपन कराने में ही इतनी ऊर्जा पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है ना। कितनी ऊर्जा? जितनी IR रेडिएशन में होती है। ठीक है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसे कह सकते हैं। इसमें ऊर्जा अंतर 2000 से 20,000 तक का होता है। ठीक है। 2000 से 20,000, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइब्रेशनल लेवल के बीच का जो अंतर होता है 2000 से 20,000 तक का होता है। ठीक है। अब ये हो गया, आपको अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रम में इतना ही लिखना था। उसके बाद नाभिकीय चुंबक अनुनाद स्पेक्ट्रम, मैंने कहा था कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी थी थोड़ी सी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या लिखना है? इसमें कौन सा यूज़ होगा? इसमें होगी सबसे कम एनर्जी की रेडिएशन यूज़, मतलब सबसे कम एनर्जी की मैंने कौन सी बताई थी आपको? ये वाली रेडियो वेव बताई थी। तो इसमें रेडियो वेव ही आपको यूज़ करने। इनका कितना होता है? इनका जो एनर्जी गैप होता है वो 5 से 100 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ठीक है। 5 से 100 मेगाहर्ट्ज़ काफ़ी कम होता है। ठीक है। तो इसमें लिखना कैसे? आपको ऐसे लिखना था आपको। इसमें देखिए, ठीक है, हो गया। हाँ देखिए, प्रबल चुंबकीय क्षेत्रों में NMR स्पेक्ट्रोमों के प्रभाव से नाभिकीय विखंडन दो स्तरों में द्वारा अवशोषित, मतलब जो नाभिकीय विखंडन है मतलब 2 स्तरों में वो पार्टिसिपेट हो जाता है। विकिरणों का तरंगदैर्ध्य क्षेत्रफल रेडियो वेव वाला होता है। ठीक है। अर्थात इतना होता है। इसे ही NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं तथा इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? NMR स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में आपको इस प्रकार लिखना था, और जैसा कि मैंने आपको समझाया, काफ़ी अच्छा समझाया वैसे तो अगर समझ में ना आया तो दोबारा से वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि आप पहली बार इसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो आपको लिखना भी है, समझना भी है, और आपको इसे रिवाइज़ भी करना है। ठीक है। एक बार लिखकर रिवाइज़ भी आपको करना है। तो प्रॉपर नोट्स ऐसे अगर लिखोगे तो एग्ज़ाम में लिखोगे ना इसे, तो अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो अलग अलग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनके ही बात करेंगे।
तो ये दूसरी क्लास थी। पहली क्लास में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, तो दूसरी क्लास में आपका हो गया अवशोषण स्पेक्ट्रम के प्रकार। अब तीसरी क्लास में जो आगे का जो चैप्टर होगा या आगे का जो टॉपिक होगा हम उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको ये कवर कराता जाऊंगा, आप इसे प्रॉपर सीखते जाइए और नोट्स अपने बनाते जाइए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लास थी वो अच्छी समझ में आई होगी और आपने अच्छा नोट्स भी बनाया होगा, ठीक है। तो वैसे देखिए, आपको क्या करना होता है कि एक कॉपी और पेन लेकर बैठना होता है। जो मैं बता रहा हूँ उसके जो पॉइंट्स बताता हूँ उसे आपको नोट्स करने होते हैं। वो क्या होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं, जिनसे क्या होगा, आपके जो थ्योरी एक बार आपने पढ़ी वो प्रॉपर याद हो जाती है, ठीक है। तो थ्योरी और पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जब तक मेरी नेक्स्ट क्लास आए, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग।